हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा टेस्ट 3 था, लोअर पीसीएस एसीएफ एफआरओ एग्ज़ाम से संबंधित, उसकी जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चंस उसके बारे में। तो 101 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और अगर आपने टेस्ट 3 का जो जीएस वाले पार्ट का वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिएगा, एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, आप ये देखिएगा जब भी आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके पास में 2 ही घंटे का समय है, ठीक है। कुछ अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा होगा कि प्रश्न पत्र ईजी है, कुछ को लग रहा होगा प्रश्न पत्र हार्ड है, लेकिन दोस्तों जो ये प्रश्न पत्र है ना, जो हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, ये थोड़ा सा लेंदी है। यानी कि आप लोगों को अपनी स्पीड पर काम करना पड़ेगा। और बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि 2 घंटे में इस पेपर को कर पाएंगे। तो जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे रहे हैं वो इस हिसाब से दे रहे हैं कि आपको 2 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं 3 घंटे आप लगा दे रहे हैं ओएमआर सीट भरने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको अपना टाइम मैनेज भी साथ में करते रहना पड़ेगा। इसलिए आपको रीजनिंग और जीएस में इक्वली टाइम को डिवाइड करते हुए चलना पड़ेगा। तो आपको अपनी स्पीड पर भी जरूर काम करना है। अभी होता क्या है, बहुत बार हमसे घर में क्वेश्चंस बन रहे होते हैं लेकिन हम टाइम पीरियड का ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम हॉल में फिर हमसे वही गलती होती है। तो आपको अपने टाइम को भी साथ साथ में मैनेज करते हुए चलना है। तो पहला हमारा प्रश्न है, यहाँ 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक इनमें से भिन्न है। भिन्न का चयन करना है। मोतियाबिंद, कोशिका प्रदाह, ग्लूकोमा, हाइपरमेट्रोफिया और ट्रैकोमा। तो यहाँ पर आपको भिन्न का चयन करना है। तो इसमें से सबसे भिन्न जो है दोस्तों वो होगा कोशिका प्रदाह। क्यों? क्योंकि कोशिका प्रदाह जो है यह आँख से संबंधित बीमारी नहीं है, बल्कि जो आपका मोतियाबिंद है, ग्लूकोमा है, हाइपरमेट्रोफिया है और ट्रैकोमा है, यह क्या है, आँख से संबंधित क्या है, बीमारियाँ हैं। 102वां हमारा प्रश्न है, यहाँ पर भी 5 शब्द दिए गए हैं, इनमें से इसमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक इनमें से भिन्न है। तो भिन्न का चयन करना है, ठीक है। कान, टांग, हृदय, वृक्क और हाथ, ठीक है। वृक्क यानी कि किडनी। तो भिन्न का चयन करना है। तो देखते ही पता लग रहा है दोस्तों, हृदय यहाँ पर क्या है आपका, भिन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अन्य सभी क्या होते हैं, हमारे शरीर में 2 होते हैं। जैसे कान क्या है, 2 होते हैं, टाँगें भी 2 होती हैं हमारी, किडनियाँ 2 होती हैं, हाथ 2 होते हैं, जबकि हृदय क्या होता है, एक सिंगल पीस होता है, ठीक है। तो हृदय आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 103वां, कि नीचे दी गई सूची में ऐसी आकृतियाँ सम्मिलित हैं, नीचे दी गई सूची में ऐसी आकृतियाँ सम्मिलित हैं जिनमें कुछ उभयनिष्ठता है, ठीक है, यानी कि समान है। आप ये कह सकते हैं कुछ उभयनिष्ठता है, कुछ चीज़ें क्या हैं, समान है। जैसे कि है बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड और घन, ठीक है। अब आपको बताने हैं नीचे दिए विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करें जिससे इस सूची के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है समचतुर्भुज, शंकु, वर्ग या समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखने वाली जो बात है, जैसे कि बेलन है, घनाभ है, गोला है, प्रिज्म है, पिरामिड है एवं घन है, सभी क्या है, त्रिविमीय आकृतियां हैं। कितनी है? त्रिविमीय आकृतियां हैं, ठीक है। तो इनमें से भी हमें त्रिविमीय आकृति ढूंढनी पड़ेगी। तो वो कौन सी हो जाएगी? शंकु दोस्तों क्या है, एक त्रिविमीय आकृति है। तो शंकु इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है सीरीज से संबंधित है। यहाँ पे देखिए METAPHOR को लिखा गया है EMATHPRO, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया आपसे कि नॉर्मल को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी दोस्तों सीरीज बन रही है। देखिए जो ME है ना, इसको उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, यानी कि E को पहले लिख दिया जा रहा है फिर M को लिखा जा रहा है। ऐसी जो अगला पेयर है TA का, यहाँ पे इसको उल्टा लिख दिया जा रहा है, AT लिख दिया जा रहा है, यानी कि पीछे का वर्ड आगे, आगे का पीछे। ऐसी जो PH है इसको यहाँ पे HP लिख दिया जा रहा है। OR है इसको यहाँ पे RO लिख दिया जा रहा है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी आपको कॉलम बनाने हैं। जो NO है इसको क्या लिखा जाएगा, ON लिख दिया जाएगा। जो RM है इसको क्या लिख दिया जाएगा, MR लिख दिया जाएगा। और जो AL है इसको LA लिख दिया जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा सिंपल से ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 63 और 80, ठीक है। तो बताया गया कि 120 के आगे आपका क्या वर्ड आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, इसमें आपको लॉजिक लगाना है। जैसे ये क्या है, 63 है और ये क्या है, 80 है, ठीक है। तो अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 63। यानी कि 63 क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। वहीं जो 80 है दोस्तों, अगर आप 9 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या है, 120 दिया गया है। तो अगर आप 11 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 11 11 121 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 120, ये 120 आ जाएगा। और ऐसे ही आपको अगला क्या करना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर
-1 करना पड़ेगा, यानी कि 12 कितना होता है 144। 144 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 143। तो सिंपल सी सीरीज है, आपको सीरीज के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। बाकी वीडियो सॉल्यूशन जो आपका सॉल्यूशन है दोस्तों, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए 101 का, 102 का, 103, 104 में इस प्रकार से आपको करना था, ये सीरीज बन रही है। और 105 में आपका 8 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो सारे प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है आप लोगों को दिया गया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पे भी आपके सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, ये भी सीरीज से संबंधित है। 7, 49, 146, सॉरी 7, 49, 56, ठीक है। फिर है 14, 196 और 210, ठीक है। तो आपको इसके आगे का नंबर बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा दोस्तों इसमें लॉजिक है, देखिए 7 7 जा कितना होता है, 7 सत्ते 49 होता है, 49 हो जाएगा। और 49 में अगर आप 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 56, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 14 जा कितना हो जाएगा, 14 14 मल्टीप्लाई करके 196 होता है। और इसमें अगर आप लोग 14 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 210 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपके इन सारे ऑप्शन में भी एक सीरीज बनेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई सीरीज नहीं बन रही, 9 9 81, लेकिन इसमें 10 जोड़ेंगे तो 91 हो रहा है। ऐसे यहाँ पे अगर आप 12 वाली सीरीज जोड़ेंगे तो 12 12 144, ये भी सीरीज नहीं बन पा रही है कुछ। 21 वाली सीरीज अगर आप बनाएंगे तो ये आपकी दोस्तों सीरीज बन जाएगी। कैसे बनेगी, देखिए 21 इंटू 21 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 441, और इसमें आप 21 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 462। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए पेयर कैसे बन रहा है, इंटू 7 प्लस 7 इंटू 14 प्लस 14, तो यहाँ पे इंटू 21 प्लस 21 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि इसमें आपको क्या करना है, जो लुप्त पद है उसको ज्ञात करना है, ठीक है। बी, एफ, के, क्यू और आगे क्या आएगा आपसे वो पूछा गया, ठीक है। बी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 2 नंबर पे आता है। एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। क्यू कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 17 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए बी 2 और 6 के बीच में कितने का गैप है, 4 का गैप है, ठीक है। 6 और 11 के बीच में 5 का गैप है। 11 और 17 के बीच में कितने का गैप है दोस्तों, 6 का गैप है, ठीक है। तो ऐसे ही अगला जो नंबर आएगा उसमें कितना होगा, 7 का गैप होगा, ठीक है। कितने का गैप होगा, 7 का गैप होगा, ठीक है। तो ये 17 आ रहा है, तो 17 में 7 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होता है दोस्तों, आपका 24 होता है। और 24 में आपका क्या नंबर आता है, 24 में आता है दोस्तों आपका एक्स, ठीक है। तो अगला जो वर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इजीली आप इसको भी सॉल्व आउट कर सकते थे। तो अच्छे प्रश्न है रीजनिंग में, रीजनिंग का पेपर आपका इसका थोड़ा सा ईजी पूछा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्स, ठीक है। और वीडियो सॉल्यूशन जो आप सॉल्यूशन है वो भी देख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आप इसको ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे, और इसका अगला जो क्वेश्चन है ऊपर यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाया गया है। ये है बी, एफ, के, क्यू, एक्स, ठीक है। आंसर आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, एक्स। अगला प्रश्न है हमारा कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें जो क्वेश्चन मार्क वाला पोर्शन है उसको फिल करके बताना है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। A2, C4, E6, G3, I5 और यहाँ पे क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। और M5, O9 और Q14, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे करना है, देखिए A2, C4, E6, ठीक है। अगर आप 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ए और सी, 6 में क्या होता है दोस्तों, 6 आपका होता है ई का नंबर होता है, तो E6 हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे G3 है, I5 है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। अगला कॉलम दीजिए आप, क्या है, M5 है, O9 है। तो 5 में 9 जोड़ेंगे तो आप क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, मतलब 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q14, सिंपली आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए G3 है और ये 5 है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपको इसमें से 8 वाला ऑप्शन देखना है, क्या हो जाएगा कि 8 यहाँ पर हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये नंबर्स जोड़ रहे हैं, 4 और 2 6, 3 और 5 8, और M और सॉरी 5 और 9 14, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। नंबर्स का आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये नंबर वाली भी आप अगर लॉजिक लगाना चाहते हैं तो ए में आप 2 जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा, ए के बाद बी फिर सी आता है, फिर 2 जोड़ेंगे तो डी ई आता है, ठीक है। इसी प्रकार से जी +2 करेंगे तो आई आ जाएगा, फिर आई +2 करेंगे तो के आ जाएगा। ऐसे ही एम और इसकी सीरीज बनाएंगे तो M+2 एन ओ आ जाएगा, फिर ओ के बाद में +2 करेंगे तो ओ बीच में एक पी आ जाएगा, फिर क्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा K8, ठीक है। ये इस प्रकार से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। मैं आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी सा सॉल्यूशन है, ठीक है। A2, C4, E6 +2, ए सी और ई में +2 का पेयर बन रहा है, और एम ओ और क्यू में भी +2 का बन रहा है। बाकी ये नीचे के नंबर्स आपके ऐड हो जाएंगे, तो उसी टाइप से आपका K8 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
तो आपको इसमें से जो क्वेश्चन मार्क वाला पोर्शन है इसको फुलफिल करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों बस आपको ना ट्रिक पकड़नी पड़ती है, लॉजिक पकड़ना पड़ता है कि ये कैसे आएगा, ठीक है। जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार हम क्या होते हैं उलझ के रह जाते हैं कि यार यहाँ पे 7+1 हो रहा है 8, 8+1 क्या हो रहा है 9 हो रहा है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे 20+3 कितना हो रहा है 23 हो रहा है, यहाँ पर भी आप +3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 26। तो आपको बस कॉलम वो पकड़ना है, इसकी सीरीज पकड़नी है। बहुत बार हम क्या करते हैं इनको जोड़ने लग जाते हैं, इनको इधर से इधर कॉलम मैच करने लग जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा आपको है, यहाँ पे 7+1 कर रहे हैं, 8+1 कर रहे हैं 9 हो जा रहा है, तो ऐसे यहाँ पे 20+3 23 और 23+3 26, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, यदि बादल को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए और हवा को नीला कहा जाए और नीला को जल कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? पक्षी कहाँ उड़ेंगे दोस्तों? आकाश में उड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखनी है, आकाश में क्या होती है आपकी हवा, हवा में ही तो उड़ते हैं पक्षी। पक्षी किस में उड़ते हैं? हवा में उड़ते हैं। तो हवा को क्या कहा जा रहा है? हवा को नीला कहा जा रहा है। तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? पक्षी उड़ेंगे नीले में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पक्षी क्या होते हैं? हवा में उड़ते हैं, इसलिए हवा को नीला कहा गया, इसलिए आपका पक्षी क्या होगा? नीला में उड़ेगा। तो नीला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में टॉम कुम सुड का अर्थ डॉग्स आर बार्किंग है, कुम जो मैप का अर्थ डॉग्स आर हॉर्सेज है, मट टॉम को का अर्थ डंकीज आर मैड है, तो बार्किंग का क्या अर्थ होगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें दोस्तों मैच करेंगे तो देखिए टॉम कुम सुड का अर्थ है डॉग्स आर बार्किंग, ठीक है। कुम जो मॉब का अर्थ है डॉग्स आर हॉर्सेज, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आप ऊपर इसमें देखेंगे तो टॉम जो है और कुम जो है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है डॉग्स हो गया और क्या हो गया आर हो गया, ठीक है। हमें क्या बताना है? हमें बार्किंग का बताना है, ठीक है। तो बार्किंग का अगर मैं आपको सिंपली बता दूं तो बार्किंग का जो आपका इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा सुड। कैसे आएगा मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए टॉम कुम सुड है तो आ रहा है डॉग्स आर बार्किंग। अगला क्या है? कुम जो मॉप है, तो देखिए यहाँ पे कुम कॉमन यहाँ पर भी है, कुम कॉमन यहाँ पर भी है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है? डॉग्स कॉमन है। तो जो कुम हो जाएगा ये तो निकल जाएगा सीधे डॉग्स, ठीक है। कुम क्या हो जाएगा? डॉग्स हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है? अगले वाले में क्या है? डॉग्स आर हॉर्स, डॉग्स एंड हॉर्सेज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी और मट टुम को है, ठीक है। तो अगला हमें हमने बताना था आर का निकालना है हमने, ठीक है। तो आर का क्या निकल जाएगा? सीधे सीधे आर जो देखेगा आर हो जाएगा टॉम, ठीक है। आर क्या निकल जाएगा हमारा? आर जो है ये निकल जाएगा क्या? टॉम, ठीक है। आर हो जाएगा टॉम्स, ठीक है। तो फिर क्या बचा? शुड बचा, शुड हो जाएगा बार्किंग, ठीक है। अब आर हमने टॉम कहाँ से निकाला? तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं डंकीज आर मैड, ठीक है। तो यहाँ पे भी टॉम कॉमन है और यहाँ पर भी क्या है? टॉम कॉमन है, ठीक है। तो इसलिए आर क्या हो जाएगा? टॉम हो जाएगा। तो जो बचा वो हो जाएगा शुड, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल सा है, बस आपको कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा सा इसमें अपना माइंड लगाना होता है, ठीक है। देखिए जो है टॉम कुड शुड, ठीक है। तो ये हो जाएगा डॉग्स आर बार्किंग, ठीक है। तो टॉम जो निकलेगा वो होगा डॉग्स का और कुम जो हो जाएगा आर हो जाएगा, क्योंकि ये जो कुम नीचे भी आ रहा है देखिए कुम जो मैप है तो डॉग्स आर हॉर्सेज है, ठीक है। अब देखिए तो टॉम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डॉग्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? मट टॉम को है, ठीक है। और यहाँ पे डंकीज आर मैड है, ठीक है। तो टॉम आर हो जाएगा, डॉग्स जो हो जाएगा वो कुम हो जाएगा और ऐसे ही जो आपका बार्किंग का निकालना था हमारा तो बार्किंग का आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ भी दिमाग लगाने वाली बात इसमें नहीं थी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि दो जहाज एक ही बंदरगाह से निकलते हैं, ठीक है। दो जहाज जो होते हैं एक ही बंदरगाह से निकलते हैं। जहाज ए दक्षिण की तरफ 50 मील की दूरी तक जाता है, ठीक है। तो सपोज दैट ये एक स्थान है, ठीक है। जहाज ए क्या हो रहा है? दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो आपको बताइए जो डायरेक्शन है, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, इधर पूरब हो गया और इधर पश्चिम हो गया, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि जहाज ए दक्षिण की तरफ 50 मील जाता है, ठीक है। तो जहाज सपोज दैट ये लोकेशन है, जहाज ए यहाँ से क्या हो रहा है? दक्षिण की तरफ क्या हो रहा है? 50 मील जाता है, ठीक है। ये हो गया 50 मील। अगला क्या बोल रहा है? फिर दाहिनी तरफ मुड़ता है और आगे 60 मील तक जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो रहा है? दाहिनी तरफ मुड़ता है और आगे क्या हो रहा है? 60 मील तक जाता है, ठीक है। ये हो गया ए, ठीक है। अगला क्या है? 60 मील तक दूरी तय करता है। इसी बीच जहाज बी पश्चिम की तरफ 105 मील की दूरी तय करता है, ठीक है। तो इस स्थान से उड़ा था तो यहीं से जहाज बी भी चलेगा और ये पश्चिम की तरफ जाता है और कितना जाता है? 105 मील की दूरी ये तय करता है, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 मील की दूरी तय करता है, ठीक है। फिर यहाँ से बाएं मुड़ गया और क्या हो गया? 50 मील की दूरी ये तय करेगा। फिर वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है और आगे 45 मील की दूरी
फिर तय करता है, ठीक है। फिर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गया और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, 45 मील की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। अब क्या पूछा गया है कि जहाज बी के संबंध में जहाज ए कहाँ है, ठीक है। तो ये है जहाज ए, यह है जहाज बी, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, जहाज बी के संबंध में जहाज ए कहाँ पर है, ठीक है। तो बी तो यहाँ पे है, जहाज ए यहाँ पे है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी निकालनी, देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 105 है ना। तो आप 105 में से क्या करेंगे, ये 60 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 105 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 45 आ जाएगा। और यहाँ बी कहाँ पर है, ये भी यहाँ से 45 है, तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। 105 माइनस 60 करके 45, ठीक है। तो आपको ए और बी के बीच की दूरी बतानी है, तो सबसे पहले आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो 90 मील दूरी पर है, ठीक है। और किस दिशा में है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो बी से ए की दिशा क्या है, पूर्व दिशा में है ना, ये देखिए यहाँ क्या है, पूर्व दिशा में है। तो क्या हो जाएगा, 90 मील पूर्व दिशा में, ठीक है। 90 मील पूर्व की दिशा में की ओर को है। इस प्रकार से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा आपको डायरेक्शनों का इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान रखना होता है, तो आप इजीली इस प्रकार के प्रश्नों को कर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन भी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंकित पूर्व दिशा की ओर 17 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 24 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। आरंभिक बिंदु तथा बिंदु ए के बीच के मध्य की सीधी रेखा दूरी किलोमीटर में कितनी है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि अंकित जो है पहले पूर्व की ओर को चल रहा है, कितना चल रहा है, 17 किलोमीटर चलता है। फिर वो यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि ऊपर की ओर मुड़ जाएगा, और फिर कितना चल रहा है, 17 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद में आगे जो है फिर वो यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और 24 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है, ठीक है। यहाँ से ये 24 किलोमीटर चल गया और कितने पहुंच गया, बिंदु ए पर पहुंच गया, ठीक है। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, आरंभिक बिंदु तथा ए के मध्य की सीधी दूरी कितने किलोमीटर है, ठीक है। ये आरंभिक बिंदु था, बिंदु ए ये है, ठीक है। तो इसके बीच की सीधी दूरी आपसे पूछी गई है, यानी कि ये पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली क्या है, ये परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लीजिए। ये 17 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और ये टोटल हमारी कितनी है, 24 मीटर था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें से 24 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 निकल जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला जो भाग है ये कितना निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय सीधे निकाल देनी है, ठीक है। ये ओरिजिन बिंदु मान लीजिए। तो ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडरूट कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडरूट 289 प्लस 49, ये निकलता है अंडरूट 338। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 13√2, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इजीली इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व आउट कर सकते थे, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, इसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। देखिए पहले वो पूरब की ओर चला 17 किलोमीटर, फिर वो बाएं मुड़ा 17 किलोमीटर चला, फिर वो यहाँ से क्या हुआ, फिर बाएं मुड़ा और 24 किलोमीटर चला, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 24 है, यहाँ से यहाँ तक 17 था, तो 24 में से 17 माइनस करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी आपकी 7 किलोमीटर। और ये परपेंडिकुलर वाली तो 17 ही रहेगी, तो आपको ओ ए निकालना है। सिंपली आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और 13√2 आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यदि एक्स की दो बहनें वाई और जेड हैं, ठीक है। एक्स की दो बहनें वाई और जेड हैं, डब्ल्यू की माँ वाई के पिता की बहन है, तो डब्ल्यू जेड की क्या है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या देखिए, एक्स की दो बहनें वाई और जेड है, ठीक है। सपोज दैट ये एक्स है, ठीक है। एक्स की दो बहनें हैं, एक क्या होगी, जेड होगी, और दूसरी क्या होगी, वाई होगी, ठीक है। ये इसके क्या है, बहनें हैं, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है, ठीक है। अब जो वाई के पिता होंगे, सपोज दैट यहाँ पे क्या है, वाई के पिता हैं, तो क्या है, जो डब्लू की माँ है, ठीक है। जो डब्लू, सपोज दैट ये डब्लू है, डब्लू की जो माँ है, ठीक है, इसकी जो माँ है वह क्या है, वाई के पिता की क्या है, बहन है। ये क्या है, वाई के पिता की बहन है, ठीक है। ये वाई के पिता है, ये यहाँ पे क्या है, डब्लू की माँ है, ठीक है। सपोज दैट वाई के पिता ये है, तो वाई डब्लू की माँ क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अब क्या प्रश्न पूछा गया है, डब्लू जेड का क्या है, ठीक है। तो डब्लू और जेड का रिश्ता पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डब्लू और जेड का क्या है, तो ये इसके पिताजी होंगे, ठीक है। इसके पिताजी की बहन इनकी क्या लगेगी, इनकी बुआ लगेगी, सिंपल सा बात है, ठीक है। और बुआ की जो बेटी है और डब्लू का जो, या जो रिश्ता है बेटा है बेटी का, तो क्या होगा,
या ये तो ये ममेरी बहनें होंगी या फुफेरी बहनें होंगी, इस टाइप से आप कह सकते हैं, ठीक है। फुफेरा भाई या फुफेरी बहन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फुफेरा भाई या फुफेरी बहन, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इनका रिलेशन निकालना था। बाकी ऑप्शंस देखिए सबसे ज़्यादा ऑप्शन डी वाले में ही है, तो आप ऐसे भी इसको एक प्रकार से गैस कर सकते थे, ठीक है। अगर वीडियो सॉल्यूशन आप देखना चाहें, मतलब सॉल्यूशन देखना चाहें, तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपका निकल जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ए फोर बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ठीक है। वहीं ए सिक्स बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। ए एट बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, तथा ए टू बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एफ को वी का पौत्र दर्शाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों आपको क्या करना होता है, जो भी ये टर्मिनोलॉजी ए बी के संदर्भ में दी गई है, वही आपको यहाँ पे एफ वी एच और आर के संदर्भ में देखनी होती है। यहाँ पे भी देखिए चार चार कंटेम्प्ट है, ठीक है। ए और बी मेनली आपका चल रहा है, यहाँ पे क्या है, एफ वी एच आर चल रहा है, ठीक है। तो ए फोर सिक्स एट की जो वैल्यू यहाँ पर है, जो संबंध यहाँ पर है, वही संबंध यहाँ पे भी होगा, ठीक है। ऐसे ही ए बी में जो आपका देखिए फोर में आप देख सकते हैं कि ए बी की माता है, सिक्स में आप देख सकते हैं कि ए बी की पत्नी है, एट बी में देख सकते हैं आप ए बी का पुत्र है, टू बी में देख सकते हैं आप कि ए बी का पिता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी रिलेशन बनाने होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब कैसे होगा मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे ए फोर बी का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, ठीक है। वहीं एच फोर एफ का अर्थ क्या हो जाएगा, एच फोर एफ का अर्थ हो जाएगा कि एच जो है एफ की माता है, ठीक है। एच जो है एफ की माता है, ठीक है। ऐसे फिर क्या है, एफ एट ए है, ठीक है। एट ए का संदर्भ आप देख सकते हैं कि ए एट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ठीक है। इसी प्रकार से एफ क्या हो जाएगा, एफ ए का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो एफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का पुत्र, सपोज दैट ए को हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। एफ क्या हो जाएगा, ए का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, फिर क्या है, ए एट वी है, ठीक है। ए एट वी का क्या है, अर्थ है कि जैसे ए एट बी का अर्थ है ए क्या है, बी का पुत्र है, ऐसे ही ए एट वी का अर्थ क्या हो जाएगा, ए जो होगा वी का पुत्र होगा, ठीक है। ए जो होगा किसका पुत्र होगा, वी का, ठीक है। ये वी का पुत्र होगा। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एफ को वी का पौत्र दर्शाता है। ये जो एफ है ये वी का पौत्र दर्शा रहा है, तो यही तो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको हर ऑप्शन में रख रख कर ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। छह मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ, एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। सपोर्ट दैट ये क्या है, एक वृत्ताकार दायरा है, छह मित्र हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है इसमें, सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी से एक समान दूरी पर है, सभी क्या है, समान दूरी पर हैं। हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने बैठा है, ठीक है। हर कोई एक दूसरे के सामने बैठा है, तो वही मैंने बना दिया, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। छः ही है तो एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अगला क्या है, डी न तो सी के ठीक बगल में बैठा है, और अगला है ए और एफ न ही उसके सामने बैठे हैं, ठीक है। अगला क्या है, एफ और ए एक दूसरे के सामने बैठे हैं, और बी और सी, बी कॉमा सी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दो कॉलम देखिए आप, पहले एफ और ए एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है। तो एफ और ए को कहीं भी बैठा लो, सपोज दैट मैंने एफ को यहाँ पे बैठा लिया और ए को मैंने यहाँ पे बैठा लिया, ठीक है। अगला क्या है, बी कॉमा सी के सामने बैठा है, बी भी क्या है, सी के सामने बैठा है, तो बी और सी को भी आप सामने सामने बैठा लो, ठीक है। सपोज दैट मैं बी को यहाँ पे बैठा लेता हूँ और सी को मैं यहाँ पे बैठा लेता हूँ, ठीक है। अब क्या है हमारा बचा, अब हमारे बचे ई बचा, और क्या बचा, डी बचा है, ठीक है। डी और ई बचा, ठीक है। अब आगे क्या है, डी न तो सी के ठीक बगल में बैठा है, डी देखो सी के बगल में नहीं बैठ सकता, तो डी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता है, तो कहाँ पे बैठ जाएगा, डी यहाँ पे बैठ जाएगा। बाकी क्या बचा हमारा, ई बचा, तो ई को हम यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। अब क्या प्रश्न पूछा गया है कि डी के सामने कौन बैठा है, ठीक है। तो डी के सामने कौन बैठा है, डी के सामने बैठा है ई, ठीक है। तो डी के सामने ई आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो मैंने आपको चित्र बनाया, हो सकता है आपको बनाने में ऐसे आप कहीं भी बैठा दीजिए, एक दूसरे के सामने यहाँ पे बैठ जाइए, एक दूसरे के सामने यहाँ पे बैठा लीजिए। ई और एफ का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखना है तो मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखाता हूँ, ठीक है। ए बी की माता वाला आप सॉल्यूशन ही देख सकते हैं। इस प्रकार से उसका डायग्राम बनेगा और सिंपली ये रिलेशन आपका निकल जाता है, ठीक है, जो यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। और जो अगला प्रश्न है उसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। छह मित्र हैं, देखिए सामने सामने बैठे हैं, और इस प्रकार से इनको बैठाया जाएगा। और डी के ठीक सामने कौन बैठा है, ई बैठा है, बी के सामने सी बैठा है, एफ के सामने ए बैठा है, और बताया गया कि सी के बगल में क्या होगा, डी नहीं बैठेगा, तो डी को हमें अलग बैठाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप इसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो
इसका जो आपका आंसर निकल जाएगा वो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या कौन बैठेगा, ई बैठेगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज किया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, मतलब इस क्वेश्चन में बोला ही गया था कि आपको ऑप्शंस के हिसाब से इसे मतलब कंप्लीट करना था, ठीक है। जैसे कि क्या है, दो लड़के हैं अल्पेश और ध्रुवित और दो लड़कियां हैं सगुना और वंदना, एक समूह में एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। सपोज दैट ये एक गोल मेज है, ठीक है, इसके चारों ओर बैठे हैं चार है, ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है। सभी का मुंह अंदर की ओर, अंदर की तरफ है, सभी का मुंह क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ है सभी का मुंह, ठीक है। अगला क्या था कि और उनके बीच की दूरियां बराबर है, सभी के बीच की दूरियां बराबर है। अल्पेश ध्रुवित और सगुना के बीच में बैठा है, ठीक है। तो सपोज दैट अल्पेश को यहाँ पे बैठा दिया, यहाँ पे बैठा लिया सगुना को, और यहाँ पे बैठा लिया ध्रुवित को, ठीक है। अल्पेश ध्रुवित और सगुना को बैठा के बीच में बैठा है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, अल्पेश को यहाँ पे बैठा लिया, सगुना को यहाँ पे बैठा लिया और ध्रुवित को यहाँ पे बैठा लिया, ठीक है। अब क्या है, सभी का मुंह अंदर की ओर है, ठीक है, और वंदना के तत्काल बाईं ओर बैठा है, ठीक है। जो अल्पे यहाँ पे वंदना के तत्काल, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना आपका, आप इस क्वेश्चन को फिलहाल काट ही दीजिए, ठीक है, क्योंकि वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। अब तो वंदना ही बची, तो यहाँ पे अगर हम वंदना को बैठा दें, यहाँ पर भी वंदना को बैठा दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए था कि इसका जो सीक्वेंस था वह पूरा करना था, ठीक है, कि वंदना के तत्काल बाईं कौन बैठा है, ठीक है। तो वंदना के तत्काल अगर हम इस प्रकार से देखें, अंदर की ओर को मुँह करके बैठे हैं, तो आपका वंदना के बाई ओर को यहाँ पे एस बैठेगा, यहाँ पे डी बैठेगा, तो ठीक है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इसको आप कैंसिल कर दीजिए। वैसे इसका जो राइट आंसर है, एक बार हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, मेरे हिसाब से आंसर इसका सी दिया होगा, क्योंकि ये जो सीरीज है यह पूरी बन नहीं पा रही है, ठीक है। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक करके आपको सही जो क्वेश्चन होगा उसको भेज दूंगा। देखिए सॉल्यूशन क्या दिखा गया है, प्रश्नानुसार बैठाने पर यही है, सगुना और ध्रुवित के बीच में अल्पेश बैठा है। यदि अल्पेश के तुरंत दाएं ध्रुवित बैठा है, ठीक है, अल्पेश के तुरंत दाएं जो है ध्रुवित अंदर की ओर को मुँह करके बैठा है, तो अल्पेश के तुरंत दाएं ध्रुवित बैठा है, तब वह बैठक पूर्ण हो जाती है, ठीक है। इसलिए वंदना के ठीक बाएं कौन बैठेगा, ध्रुवित बैठेगा, ठीक है, वंदना के ठीक बाएं कौन बैठेगा, ध्रुवित बैठेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है आप इसको ना एक हिसाब से हमें जो कंप्लीट करना है वो ऑप्शन के हिसाब से करना है, ठीक है। तो जब हम ध्रुवित को अल्पेश के तुरंत दाएं बैठाएंगे, ठीक है, ध्रुवित को जब अल्पेश के तुरंत दाएं बैठाएंगे, तो उसके हिसाब से फिर वंदना के तत्काल बाएं कौन बैठा होगा, वंदना के फिर तत्काल बाएं हमारा बैठा होगा कौन, यहाँ पे ध्रुवित, ठीक है। तो यहाँ पे ध्रुवित उसका फिर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अल्पेश के तुरंत दाएं दाएं क्या होगा, ध्रुवित बैठा है, तो वंदना के ठीक बाएं क्या हो जाएगा, ध्रुवित बैठ जाएगा, ठीक है। अतः प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्प 3 की आवश्यकता हमें पड़ेगी, इसलिए विकल्प 3 क्या होगा, अभीष्ट उत्तर आपका होगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी की मदद से, ठीक है। और इसके बाएं कौन बैठेगा, वंदना के तत्काल बाएं ध्रुवित बैठेगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आपको इसमें सीरीज पूरी करनी है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस इसमें क्या करना है, लॉजिक लगाना है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 33 गुना 66 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 67/2 हो जाएगा, सॉरी 33, 1/2 नहीं होगा दोस्तों, 1/3 होगा, ठीक है। इस सीरीज को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 33 33 सहित 1/3, तो 33 या 99 प्लस 1 ये हो जाएगा 100/3, ठीक है। अगला आप 20 को क्या लिख सकते, 20 को क्या लिख सकते हैं आप, 100/5 लिख सकते हैं। ऐसे ही 14 सत्ते 98 और 2 ये हो जाएगा 100/7, ठीक है। 100/7 हो जाएगा, ऐसे 11 99 और एक 100 हो जाएगा 100/11, ठीक है। तो अगला क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 3 धन 2 5 है, 5 धन 2 7 है, 7 धन 2 7 धन 4 क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको बीच वाला यहाँ पे एक वाला क्वेश्चन बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क होगा इसको भी आप संशोधित कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को बीच में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा और वहाँ पे आ जाएगा 100 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। दो दो का पेयर बन रहा है, तो 100/9 में हमारा क्या बनेगा, 11 नंबर 99 और एक 100/9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बनेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप संशोधित कर लीजिएगा, एक तो 33 सहित 1/3 इसको कर लीजिएगा, कॉमा 20 कॉमा 14 सहित 2/7, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यहाँ पे 9 सहित 1/11 11 नंबर 99 और एक 100, ठीक है। ये 100/11 है, तो देखिए यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, तो अगला जो हो जाएगा 100/9 आना चाहिए बीच में, वो आ जाएगा, फिर आपका 100/11 मतलब 9 सहित ये 100/11 आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा संशोधित कर ले। रीजनिंग में थोड़ा बहुत दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाती है, तो आप उनको देख लीजिएगा, आप मैसेज में ही बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है, तो सीरीज बनानी है, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, फिर 3 9 में 3 12 में 3 जोड़ेंगे 15 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुपर फ्लोवस, ठीक है, SUPERFLOUS शब्द के पहले, चौथे, सातवें और 11वें अक्षरों से एक सार्थक शब्द बनाइए और उसका पहला शब्द का अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सुपर फ्लूयस, ठीक है, इसका पहला शब्द कौन सा है दोस्तों, पहला है एस, चौथा कौन सा है, चौथा है ई। ठीक है, पहला एस हो गया, चौथा ई हो गया, फिर क्या है, सातवां कौन सा हो जाएगा आपका, सातवां हो जाएगा एस, सातवां हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवां हो जाएगा एल। ठीक है, सातवां कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। और फिर 11वां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 11वां क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे SELS से कोई सार्थक शब्द बन रहा है। हाँ दोस्तों, एक सार्थक शब्द बनेगा, कौन सा, LESS, लेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सार्थक शब्द बनेगा। तो इस सार्थक शब्द का पहला अक्षर क्या होगा दोस्तों, पहला अक्षर यहाँ पे होगा एल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि सार्थक शब्द बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, METROPOLITN मेट्रोपॉलिटन शब्द के दूसरे, पांचवें, 10वें और 12वें अक्षरों का चयन आपको करना है। ठीक है, तो इसका दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, ई हो गया, पांचवा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा ओ, ठीक है, 10वां हो जाएगा यहाँ पे आपका, छठा, 10वां हो जाएगा आपका टी, ठीक है, और 12वां हो जाएगा आपका एन। ठीक है, तो क्या पूछा गया, यदि केवल एक शब्द बन सकता है तो उत्तर के रूप में उस शब्द के तीसरे अक्षर का चयन करना है। आप देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया, यदि इससे केवल एक सार्थक शब्द बनेगा तो क्या होगा, इसका भी हमें सार्थक शब्द बनाना है। ठीक है, और अगर केवल एक शब्द बनेगा तो उसके तीसरे अक्षर का चयन करना है। यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर के रूप में एम का चुनाव करना है, और यदि कोई भी शब्द नहीं बन सकता है तो उत्तर के रूप में एक्स का चुनाव करना है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, EOTN मिल रहा है। ठीक है, तो इससे कितने सार्थक शब्द बनेंगे, तो एक तो दोस्तों नोट बन सकता है, NOTE नोट बन सकता है, और दूसरा इससे बन सकता है आपका एक टॉन बन सकता है, टॉन बन सकता है। ठीक है, नोट मतलब ध्यान देना, और टॉन मतलब क्या हो जाएगा, सुर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट और टॉन दो शब्द बन सकते हैं ना, तो अगर एक ही बनता तो हमें उसका तीसरा अक्षर बताना था, लेकिन दो बन रहे हैं। अगर दो, एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो आपको उत्तर के रूप में एम का चुनाव करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, एम इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते तो आप उसका जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया वो आप लोग देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आशीष जो है वह 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ था। ठीक है, और संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ है। ठीक है, तो 15 फरवरी 1980 को कौन पैदा हुआ है, आशीष पैदा हुआ है। ठीक है, और संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ है, यानी कि संजय जो है आप ये कह सकते हैं कब पैदा हुआ है, 3 फरवरी 1980 को संजय पैदा हुआ है। ठीक है, उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ता है। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस कब आता है, आप सभी लोगों को पता होगा, 26 जनवरी को उस टाइम पे गणतंत्र दिवस पड़ता है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1980 को क्या था, सोमवार था। ठीक है, तो पूछा गया आपसे कि 3 फरवरी 1980 को क्या वार होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रत्येक 7 दिन के बाद में अपना जो दिन होता है वह क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, अगर 26 को सोमवार है तो उसमें 7 दिन जोड़ेंगे तो जनवरी कितने की जाती है, 31 की जाती है। तो जनवरी 31, 5 दिन हो गए, और फिर 2 फरवरी, यानी कि 2 फरवरी को क्या हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 फरवरी पूछा गया, तो 3 फरवरी को क्या होगा, आपका मंगलवार का दिन होगा। इस प्रकार से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये देखिए 26 जनवरी को सोमवार पड़ेगा, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, और फिर 26 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 जनवरी को क्या पड़ेगा, 26 जनवरी सोमवार में अगर आप 5 दिन जोड़ेंगे तो पड़ जाएगा क्या, शनिवार। ठीक है, फिर 3 फरवरी में आपको इसमें क्या, शनिवार में अगर आप 3 दिन जोड़ेंगे तो रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो 3 फरवरी को क्या हो जाएगा, मंगलवार पड़ेगा। इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, यदि 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया जाता है तो 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा। आपको बताया कि जो नॉर्मल वर्ष होते हैं अगर आप उसमें एक वर्ष आगे जाते हैं तो आपका एक दिन क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1988 में जब स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 1988 को बुधवार को मनाया गया था, तो 1989 में ये मंगलवार को मनाया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर ये लीप वर्ष होता तो लीप वर्ष में दोस्तों क्या होगा, 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ये लीप वर्ष होता यानी कि जो अगर 4 से डिवाइड हो जाता तो ये फिर 2 दिन बढ़ जाता, यानी कि बुधवार को। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है कि सामान्य वर्ष में एक वर्ष आगे जाने पर क्या हो जाएगा, आपका एक दिन बढ़ जाता है सेम तिथि में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 5:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने का कोण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनते भी हैं और पूछा भी जरूर जाएगा आपसे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, घड़ी की सुइयों के बीच का कोण बराबर होता है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। ठीक है, यानी कि एच मतलब होता है घंटा और एम मतलब होता है क्या यहाँ पे, मिनट। ठीक है, और ये घड़ी की सुइयों के बीच का क्या हो गया,
कोण हो गया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, 5:15 में घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, ठीक है। तो कोण निकालना है तो मिनट कितना दिया गया, 15 मिनट दिया गया है, और घंटे कितना दिया गया, 5 बजे दिया गया ना, तो घंटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 11/2 इंटू का 15 मिनट माइनस 30 गुणा एच कितना है, 5 है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15.150 यानी कि 165/2 माइनस 30 पंचे 150, ठीक है। तो अगर आप इसको एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 2, 165 माइनस 300/2, ठीक है। तो आपका ये अप्रॉक्स आएगा कितना, 135/2, ठीक है। तो 135/2 क्या होता है दोस्तों, अगर आप बात करें 67 सहित 1/2, ठीक है। तो 67×2 134 प्लस 1 135/2 डिग्री हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या कहीं कहीं आप ये फॉर्मूला ऐसे भी देखेंगे 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट, ठीक है। 30 गुणा घंटा माइनस 11/2 इंटू मिनट, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ईजी सा सॉल्यूशन है, ऐसे आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है, ठीक है। एक घड़ी जो है प्रत्येक दिन यानी कि 24 घंटे में कितनी तेज हो जा रही है, 15 मिनट तेज हो जा रही है, ठीक है। यदि वह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दी जाए, अगर 12 बजे उसको दोपहर में मिला दिया जाता है, यानी कि 12 बजे बिल्कुल फिक्स टाइम है, तो 4 बजे पूर्वाहन यानी कि एएम सुबह के 4 बजे को कितना समय दर्शाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 24 घंटे में क्या हो रहा है, 15 मिनट आगे तेज हो जा रही है। तो देखिए 24 घंटे को अगर आप 8-8 घंटे के पेयर में बांटेंगे, 8 घंटा और 8 घंटा, यानी कि हर घंटे में वो क्या हो रही है, हर 8 घंटे में वो क्या हो रही है, 5 मिनट तेज हो जा रही है, ठीक है। 5 मिनट तेज हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सुबह के 4 बजे उसको वह कितना समय दर्शाएगी। देखिए दिन में 12 बजे वो सही समय दर्शा रही थी, 12 बजे वो 12 ही बजे थे, ठीक है। फिर 12 से आप क्या होंगे, रात के 8 बजेंगे, ठीक है। तो रात के 8 बजे 8 घंटे में वो क्या दर्शाएगी समय, वो दर्शाएगी दोस्तों 8:05, ठीक है। फिर सुबह के 4 बज जाएंगे, तो 8 बजे से 4 बजे तक फिर 8 घंटे हो रहे हैं, तो 4 बजे वो दर्शाएगी 4:10, ठीक है। और अगर एक घंटे में मतलब एक दिन में 15 मिनट दर्शा रही है, फिर अगर वो अगले 12 बजे पहुंचेगी रात दिन में, तो वो दिखाएगी 12:15, ठीक है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि 12 बजे दिन में, 12 PM आप ये कह सकते हैं, और ये हो जाएगा 4 AM, ठीक है। इसके बीच में कितने घंटे हो रहे हैं, 16 घंटे हो रहे हैं ना। इन 16 घंटे में कितना डिफ्लेक्शन होगा, 10 मिनट का होगा, क्योंकि 24 घंटे में 15 मिनट का हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 8-8 घंटे के हिसाब से आप इसको बांट सकते हैं, ठीक है। एक तो ऐसे आप कर सकते हैं 4:10 आपका आंसर हो जाएगा, या आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि यदि 12 बजे दोपहर से 4 बजे पूर्वाह्न तक देखा जाए, तो कैसे होगा, 12 बजे दोपहर से रात के 12 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे ही हो जाएंगे, ठीक है। और फिर 12 बजे रात से लेकर सुबह के 4 बजे तक कितने हो जाएंगे, 4 घंटे ही हो जाएंगे, टोटल 16 घंटे का आपका समय हो रहा है, ठीक है। यदि 24 घंटे में घड़ी क्या हो रही है, 15 मिनट तेज हो रही है, ठीक है। 24 घंटे में जो घड़ी हो रही है वह कितना तेज हो रही है, 15 मिनट तेज हो रही है। तो 16 घंटे में घड़ी कितने तेज होगी, तो 16 घंटे में घड़ी तेज होगी 15 गुणा 16/24, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 मिनट। तो इस प्रकार से अभिष्ट समय कितना हो जाएगा, 4 धन कितना 10 मिनट, तो 4:10, इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। वैसे इजीली आप टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से इसको निकाल सकते थे। अगला हमारा प्रश्न है कि एक घड़ी क्रमशः 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, और जितना समय होती है घड़ी उतनी ही बार बजती है, ठीक है। 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों या तो आप याद रख सकते हैं या सिंपली निकाल सकते हैं। अगर 1 घंटे में 1 बार है, 2 घंटे में 2 बार है, 3 घंटे में 3 बार है, 4 घंटे में 4 बार है, 5 घंटे में 5 बार है, तो इस प्रकार से अगर हम 12 घंटे तक चलेंगे तो 12 घंटे में वो 12 बार बजेगी। तो टोटल 12 घंटे में कितने बार बज जाएगी, ये 78 बार बढ़ जाएगी। अगर आप सबको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को जोड़ेंगे तो 78 बार हो जाएगी। ऐसे 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, 78 गुणा 2, यानी कि कितनी बार बजेगी, 156 बार ये बजेगी, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आपका ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसके आगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, देखिए गणतंत्र दिवस वाला भी आप देख सकते हैं, 100 ये स्वतंत्रता दिवस वाला भी देख सकते हैं, घड़ी की सुई वाला भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे तो वैसे बताया गया है, लेकिन मैंने आपको ये फॉर्मूले से ही बता दिया है। और 12 बजकर ये वाला भी आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन जो है देखिए, 12 घंटे में घड़ी के बजने की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 5 बार, 6 घंटे में 6 बार, इस प्रकार 12 घंटे में 78 बार बजेगी। तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, 156 बार क्या हो जाएगी, बजेगी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ इंटू हो, इंटू का अर्थ भागा हो, और भागा का अर्थ प्लस हो, तो 30 इंटू 5 भागा 5 माइनस 5 प्लस 5 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसके सिंबल्स को चेंज कर देना है। तो मल्टीप्लीकेशन का मीन्स क्या है, यहाँ पे भागा है, भागा 5, और भागा का अर्थ दिया गया है धन 5 हो जाएगा,
और माइनस का अर्थ दिया गया गुणा, ठीक है, माइनस का अर्थ हो जाएगा गुणा, तो ये 5 हो जाएगा। और फिर क्या दिया गया है, प्लस का अर्थ दिया गया माइनस, तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले भागा ही करते हैं, आपको बताइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 + 5, 6 + 25 -5, ठीक है। तो 25 6 31, 31 में से आप 5 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 26, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 + 25 31 में से 5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 26, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। तो यहाँ पे भी आपको बस इसका सिंबल चेंज करना है। यदि भागा का अर्थ क्या दिया गया है, यहाँ पे 2/6 है ना, तो भागा का अर्थ दिया गया प्लस, ठीक है। तो हो जाएगा 2 + 6 इंटू का दिया गया भागा, ठीक है, भागा 6, और भागा का अर्थ फिर दिया गया ++2, ठीक है। तो 6 में 6 का भागा देंगे 1 हो जाएगा, 2 + 1 + 2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 5, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो एक सी वाला आंसर आपका इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि आकृति का छायाचित्र एक घन का आधार है और फलक एक आपके सम्मुख है, उसके सामने कौन सा फलक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आकृति का जो छायाचित्र भाग है एक घन के आकार का है, ठीक है। ये सपोज दैट ये छायाचित्र भाग इसको निकाल दीजिए, ठीक है, एक घन के आकार का है और फलक एक के सम्मुख फिर क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों क्या होता है, एक के सामने फलक में क्या होगा पूछा गया, देखिए 2 फलक के सामने पूछा जाता है तो 2 के सामने क्या है, 3 है, ठीक है। तो एक के सामने क्या होगा दोस्तों, एक के सामने होगा आपका 4 है, ठीक है, एक के सामने क्या होगा 4। और अगर ये छायाचित्र भाग के आगे पूछा जाए तो छायाचित्र भाग के आगे कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। क्योंकि ये पूछा बताया गया है कि आकृति का छायाचित्र भाग एक क्या है, घन के आकार का है बोला गया है। अगर ये घन के आकार का होगा तो फिर एक दूसरे के सामने भुजाएं होंगी, तो 2 के सामने क्या होगा 3, एक के सामने क्या होगा 4, और छायाचित्र के सामने क्या होगा 5 होगा, ठीक है। अगर आपने इस प्रकार के प्रश्न पढ़े हैं फलक वाले तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। 4 आपका इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इजीली था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके सामने ये, इसके सामने, इसके सामने ये। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है कि यदि ऊपर दी गई व्यवस्था में से एक घन बनाया जाए तो शब्द एक के सामने वाले फलक पर कौन सा शब्द होगा, ठीक है। अगर इनसे घन बनाया जाए तो एक के सामने वाले फलक पर कौन सा शब्द होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो एक के सामने जो दोस्तों इसमें होगा वो क्या होगा, वो होगा 3। कैसे होगा देखिए, अगर हम 5 के आगे देखा जाए तो 5 के आगे क्या होगा 4 होगा, ठीक है। 5 के आगे पूछा जाता आपसे तो वो होता 4 है, ठीक है। ऐसे ही 2 के आगे पूछा जाता दो 2 के आगे होता 6, ठीक है। और 1 के आगे क्या होगा दोस्तों, 1 के आगे होगा 3, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है हमारा, तो आगे तो आपके कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं, आपको सिंपली देख के इस प्रकार के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आपको एक आकृति दी गई है और इसको आप क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने सबसे पहले इसको ऐसे फोल्ड किया तो ये इस प्रकार से इसकी आकृति बन गई। फिर आपने क्या हुआ, इसको इस प्रकार से फोल्ड करके इसमें 2 होल कर दिए, ठीक है। मतलब पेज को आपने फोल्ड करके फिर उसमें 2 होल कर दिए। तो पूछा ये गया है कि अगर आप इस पेज को खोल देते हैं तो आपका क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सिंपल सी बात है कि आपके 2 होल यहाँ रखे हैं, तो जब आप इसको ऐसे करके खोलेंगे तो आपको 2 होल यहाँ भी मिल जाएंगे, 2 होल यहाँ भी मिल जाएंगे और 2 होल यहाँ भी मिल जाएंगे, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात इसमें थी नहीं, ठीक है। अगला हमारा है प्रश्न, यहाँ पर भी देखिए सिंपल सी लॉजिक दी गई है। बस आपको ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, एक लॉजिक पकड़ना होता है और वहाँ से आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक प्रश्न आकृति दी गई है, फिर आपको कुछ उत्तर आकृतियाँ दी गई है और आपको बताना है कि क्या इसमें सही होगा। देखिए ये आपकी प्रश्न आकृति है, ठीक है। तो इसको आप पूरा बना लीजिए ऐसे करके, ठीक है। ऐसे प्रश्न आकृति है। अब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है 180 डिग्री रोटेट हो जा रहा है, ठीक है। तो प्रश्न आकृति की जो आकृति है इसको 180 डिग्री घुमा दिया तो ये ऊपर वाला भाग नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भाग नीचे दिया गया है, तो अगर आप इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रश्न आकृति की पहली आकृति दूसरी आकृति में 180 डिग्री घूम जा रही है, 180 डिग्री रोटेट हो रही है, ऊपर का नीचे उल्टा हो जा रहा है, मतलब ऐसे ये नीचे का क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही उत्तर आ जाएगा, तीसरा, ठीक है। ऐसे 133वां जो आपका प्रश्न है इसे भी इसी प्रकार से करना है। प्रश्न आकृति में आपका प्लस दिया गया है, ठीक है, मतलब प्लस क्या है, इस प्रकार से एरो दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें एक तो ये 45 डिग्री रोटेट हो रहा है और इसकी जो लाइनिंग है वो डबल हो जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको ये सिंबल दिया गया है, इसको भी आपको क्या करना है 45 डिग्री शिफ्ट करना है। तो 45 डिग्री में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा और इसकी भी क्या होंगी, लाइनिंग डबल हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसको 45 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये वाला पोर्सन यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, और इनको इसको डबल कर दिया तो ये आ गया। ऐसे ही इसको भी आप डबल करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है
134वां, यहाँ पर आपको वेन आरेख से बताना है कि सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो माताएं, महिलाएं, माताओं, महिलाओं और लेखकों के बीच में आपको रिलेशन बताना है और बताना है कि क्या इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो माताएं होंगी तो निश्चित सी बात है वो महिलाएं होंगी, ठीक है। माताएं तो महिलाएं होंगी ही होंगी। तो देखिए माताएं महिलाएं होंगी, एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ठीक है। अगला क्या बोला गया है, लेखकों, ठीक है। अब देखिए लेखक क्या हो सकती हैं, महिलाएं भी लेखक हो सकती हैं और माताएं भी लेखक हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर हम ये बीच वाले को माता माने, ये हो गया माता, ये हो गया महिलाएं, ठीक है। तो माताएं तो महिलाएं होंगी होंगी सभी जो माताएं हैं वो महिलाएं होंगी, ठीक है। और देखिए ये हो जाएगा आपका लेखक, ठीक है। तो लेखक क्या है, माता भी हो सकती है और महिलाएं भी हो सकती हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे है पत्नियां, व्याख्याता का और कामकाजी माताएं, ठीक है। तो इसे किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें पत्नियों की, ठीक है, तो पत्नियां क्या हो सकती है, कामकाजी माताएं भी हो सकती हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ये दोनों क्या हो सकते हैं, व्याख्याता भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या, वैसे इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। तो ये सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है इसको आप बताइए क्या, ये हो जाएंगे क्या, पत्नियां, ठीक है। पत्नियां, ठीक है। तो पत्नियां, ये अंदर वाला बॉक्स क्या दिखाएगा, हमारा कामकाजी माताओं को दिखाएगा, ठीक है। पत्नियां क्या हो सकती है, कामकाजी माताएं भी हो सकती हैं और जो बची वो वर्किंग हो सकती हैं, ठीक है। अगला क्या है, व्याख्याता, ठीक है। तो व्याख्याता क्या हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। दोनों ही क्या हो सकते हैं, व्याख्याता हो सकते हैं, पत्नियां भी और कामकाजी माताएं भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। चाबी है, दरवाजा है, ताला है, कमरा है, फिर पंखा चलाना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके पास में क्या है, चाबी है। चाबी से आप क्या करेंगे, ताला खोलेंगे, ठीक है। फिर ताला खोलने के बाद क्या होगा, आप दरवाजा खोलेंगे, यानी कि पहला तीसरा दूसरा, ठीक है। पहला तीसरा दूसरा, फिर क्या होगा, आप कमरा खोलेंगे, ठीक है। कमरा ओपन हो जाएगा तो फिर आप कमरे में जाकर के पंखा चलाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, चाबी से ताला खोलेंगे, ताले से दरवाजा फिर दरवाजा खोलेंगे, फिर कमरा खोलेंगे और फिर क्या हो जाएगा आपका, वहां से आप उसमें पंखा चलाएंगे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक घड़ी 1 बजे, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया, तो इसका आंसर तो वही है 156, ठीक है। मैंने आपको बताया था 78 × 2 आपको कर देना है, ठीक है। 12 घंटे में 78 बज रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, दिखाई गई संयुक्त रेखाकृति की सभी ज्यामितीय आकृतियों में कौन सा अक्षर आता है, ठीक है। जो सभी आकृतियां हैं उसमें कौन सा अक्षर आ रहा है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें बस ध्यान से देखना होता है। आप देखिए कितनी आकृतियां हैं इसमें, गोला है, ये वर्ग है, ये यहाँ पे पूरा आयत है, ये यहाँ पे फिर पूरा एक बड़ा सा वर्ग है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी आकृति है जो सभी अक्षरों में आ रही है, ठीक है। तो देखिए जो ये ई है ना, ये जो ई है, देखिए ये त्रिभुज में भी आ रहा है, ये देखिए गोले में भी आ रहा है, ये इस वर्ग में भी आ रहा है, ये इस वर्ग में भी आ रहा है। तो कौन सी आकृति हो जाएगी, तो ई वाली जो आकृति है यह हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई अक्षर जो है वह सभी क्षेत्रों में आ रहा है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों इनकम्प्लीट है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें सॉल्व करने में भी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि ये जो डायग्राम ऐड किया उससे ये जो लाइन है ना, आप देख सकते हैं ये मिट गई है, ठीक है। मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि नीचे दिए गए आरेख में उस क्षेत्र को ज्ञात कीजिए जो कि नियुक्त शिक्षित व्यक्तियों के उस भाग को निरूपित करता है, किस भाग को निरूपित करता है, जिसकी नौकरी पक्की नहीं है, ठीक है। निरूपित करता है, यहाँ पे लिखना है आपको, जिसकी नौकरी पक्की नहीं है, ठीक है। तो एक तो क्या दिखाया गया है, अब देखिए ये गोला जो है ये शिक्षित को दिखा रहा है, ये गोला दिखा रहा है नियुक्त को, ठीक है। इसमें जो त्रिभुज वाला पोर्शन है ये दिखा रहा है पक्की नौकरी को, ठीक है। और जो अन्य पोर्शन बचा वो नियुक्तों को बता रहा है। अब क्या प्रश्न पूछा गया आपसे, नीचे दिए गए आरेख में उस क्षेत्र को ज्ञात कीजिए जो कि नियुक्त शिक्षित व्यक्तियों में से, एक तो क्या है आपको नियुक्त देखना है, फिर शिक्षित व्यक्ति देखना है, ठीक है। तो नियुक्त और शिक्षित व्यक्ति इन दोनों में से उस भाग को निरूपित करता है जो क्या है, जिनकी नौकरी पक्की नहीं है, ठीक है। तो ये बीच वाले तो क्या है, ये पक्की नौकरी वाले हैं। तो इसके अलावा जो बचे, यानी कि बी और डी बचे ना, एक तो क्या है, नियुक्त शिक्षित व्यक्ति बोला गया है, तो शिक्षित व्यक्ति का कॉलम ये है, ये सभी शिक्षित हैं, ये सभी नियुक्त हैं। इन दोनों में नियुक्त और शिक्षित क्या हो जाएंगे, बी, ई और डी हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या बोला गया है, जिसके पास में पक्की नौकरी नहीं है, तो ई जो है ये क्या है, पक्की नौकरी वाला है। तो बचा कौन, बी और डी। तो बी और डी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उस भाग को निरूपित करता है जो कि पक्की नौकरी वाले नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आपको कुछ यहाँ पे कथन दिए गए हैं और कुछ निष्कर्ष दिया गया है और आपको सही उत्तर का फिर यहाँ पे चयन करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, सभी जो वायर हैं वो धागे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा भाग है, ये हो जाएगा वायर, जो सभी वायर हैं वो क्या है, धागे हैं। तो ये वाला कॉलम हो जाएगा किसका, धागे का, ठीक है। फिर क्या दिया गया है कि सभी धागे जो हैं रस्सियाँ हैं। तो जो सभी धागे हैं ये क्या हैं, सभी धागे जो हैं
ये हैं रस्सियाँ, तो ये हो जाएगा आपका रस्सियाँ, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, कुछ धागे क्या हैं, सुइयाँ हैं। अब जो कुछ ये धागे हैं ये क्या हैं, सुइयाँ हैं, ठीक है। और कुछ जो सुइयाँ हैं वो क्या हैं, ब्लेड हैं। कुछ जो सुइयाँ हैं वो क्या हैं, ब्लेड हैं, ठीक है। अब क्या लिखा गया नीचे निष्कर्ष देखिए कि कुछ रस्सियाँ सुइयाँ हैं। देखिए कुछ धागे सुइयाँ हैं तो कुछ रस्सियाँ भी सुइयाँ होंगी, तो कथन जो निष्कर्ष ये निष्कर्ष हुआ है ये तो हमारा सही है, ठीक है। जिस प्रकार से धागे सुई हैं तो धागे सभी धागे क्या हैं, रस्सियाँ हैं, तो रस्सियाँ भी क्या होंगी, सुइयाँ होंगी, ठीक है। ये तो सही है, कुछ रस्सियाँ क्या होंगी, सुई होंगी, ये ठीक है। अगला क्या है कि कुछ रस्सियाँ वायर हैं। देखिए कुछ जो रस्सियाँ हैं वो वायर भी होंगी, ये बिल्कुल सही है। सभी वायर अगर धागे हैं तो क्या है, और सभी धागे अगर रस्सियाँ हैं तो कुछ रस्सियाँ क्या होंगी, वायर भी होंगी, बिल्कुल ये भी ठीक है। अगला क्या है, कुछ वायर क्या हैं, सुइयाँ हैं। देखिए वायर बीच में है और सुइयाँ यहाँ है, वायर और सुई का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो तीसरा निष्कर्ष हमारा सही नहीं है। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष सेकंड क्या होते हैं, इसका अनुसरण करते हैं। ऐसे आप इस प्रकार के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, तो ईजी है। बाकी आप सॉल्यूशन को देख लीजिएगा पीडीएफ में, वहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल से ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी इसी प्रकार का है कि जो कुछ परछाइयाँ हैं वो क्या हैं, चित्र हैं, ठीक है। सपोज दैट कुछ परछाइयाँ क्या हैं, वो चित्र हैं। ये परछाई हो गई, ये चित्र हो गया। फिर कुछ चित्र क्या है, एल्बम है। ये कुछ चित्र क्या हो गए, एल्बम हो गए, ठीक है। फिर कुछ एल्बम क्या है, फ्रेम है। ये एल्बम क्या हो गए, फ्रेम हो गए। फिर कुछ फ्रेम क्या है, डिजाइन है। कुछ फ्रेम क्या है, डिजाइन है। इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। अब क्या पूछा गया है कि कुछ परछाइयाँ डिजाइन है, कुछ परछाइयाँ डिजाइन है। नहीं दोस्तों, हम कह ही नहीं सकते हैं कुछ परछाइयाँ डिजाइन है। कुछ चित्र फ्रेम है, ये चित्र हैं, तो कुछ चित्र और फ्रेम का भी कोई रिलेशन नहीं है, ये भी नहीं कर सकते। कुछ एल्बम डिजाइन है, तो एल्बम यहाँ है, डिजाइन है यहाँ, इसके भी कोई गारंटी हमारा नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी निष्कर्ष इसका अनुसरण नहीं कर रहा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो अगर हम दोस्तों नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं तो 8 है, 10 है, 12 है या फिर आपका 11 है, ठीक है। तो इस आकृति में दोस्तों आपके कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं, ठीक है। इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। वहाँ पे हमने स्पेशली जो है त्रिभुज काउंट करके बताए हैं आपको कि कौन कौन से त्रिभुज आपके हो जाएंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन वैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन बना दीजिए, तो फिर उस भी पे सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपके क्या है, 8 त्रिभुज है, ठीक है। कौन कौन से त्रिभुज हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से आप नेमिंग कर सकते हैं। तो एक त्रिभुज तो दोस्तों आपका हो गया ये, ठीक है, AOH, ठीक है, एक त्रिभुज ही हो गया। दूसरा त्रिभुज आपका क्या हो गया, दूसरा त्रिभुज हो गया ये नीचे वाला GOH, ठीक है, दो त्रिभुज हो गए। तीसरा त्रिभुज हो गया दोस्तों क्या, FOG, तीसरा त्रिभुज आपका क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। चौथा त्रिभुज क्या हो गया आपका, चौथा हो गया ऊपर वाला, ठीक है, AOB, ठीक है। अगला पांचवा त्रिभुज क्या हो गया, ये हो गया BOC, ठीक है। छठा त्रिभुज क्या हो गया, ODC, ठीक है, या COD हो गया, ठीक है। अगला आपका सातवां त्रिभुज क्या हो गया, वो हो गया AOG, ठीक है। ये A है, ये O है, ठीक है, और ये जी है, तो ये एक सातवां त्रिभुज ये पूरा वाला बन गया, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक वाला, ठीक है। फिर क्या है, आठवां त्रिभुज आपका कौन सा बनेगा, वो बनेगा ACG, ये पूरा वाला बन जाएगा, ठीक है, ये पूरा ACG बन जाएगा, ठीक है। अगला आपका जो त्रिभुज बन जाएगा वो कौन सा बनेगा, 8 हो गए, ACG नौवां हो गया, और फिर बनेगा आपका CE और जी, ये बन जाएगा, ठीक है, CEG एक आपका ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें टोटल कुल कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों, कुल इसमें आपके 10 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नाम भी लिखा गया, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, या इनकी दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक भी आती है, तो आप उससे भी सीख सकते हैं। 10 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज तथा वर्ग हैं, ठीक है। तो नीचे दी गई जो आकृति है दोस्तों, इसमें से कितने होंगे, 20 त्रिभुज होंगे तथा क्या होंगे, 7 इसमें से आपके वर्ग होंगे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग सॉल्यूशन से देख लीजिएगा, सॉल्यूशन में खोल के बताया गया आपको कौन कौन से त्रिभुज हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको नेमिंग कर लेनी है, तो आपके इसमें 20 त्रिभुज बनेंगे, ALM ANM, ठीक है। यहाँ से आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कौन कौन से त्रिभुज हैं, और आपके यहाँ पे 7 वर्ग बनेंगे, REQO GROP, ठीक है। जो ये इसके नामकरण के हिसाब से ये क्वेश्चन आपका फिर यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया, तो 20 और 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि A का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 63848 क्या होगी, 3 से पूर्णतया विभाज्य है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये कॉमा लगेगा, 3 से क्या है, ये संख्या 3 पूर्णतः विभाजित है। तो इसमें ए का न्यूनतम मान क्या रखेंगे, हम एक ही जगह पे क्या रखेंगे कि ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो एक ही जगह पे दोस्तों अगर हम इसमें क्या रखेंगे, एक रखेंगे, ठीक है, एक ही जगह पे क्या रखेंगे, हम इसमें एक रखेंगे,
तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख के भी कर सकते हैं। 6381435, ठीक है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये पूर्णतः डिवाइड भी हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन है अगला कि 6300 के विषम कारकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर हम 6300 के विषम कारकों की संख्या के बारे में बात की जाए तो इसके दोस्तों कुल 18 हमारे विषम कारक निकलेंगे। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला दोस्तों होता है, ठीक है, विषम कारकों का। ठीक है, पहले तो आपको इसके खंड करने पड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद में उस फॉर्मूले के हिसाब से, जैसे इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसमें से क्वेश्चन बनता है कि इसके विषम कारकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा इसमें से आपका दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि इसके सम कारकों की संख्या ज्ञात कीजिए। और अगला इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि इसके कुल कारकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब सभी कारकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप मतलब अगर आप इसका फॉर्मूला नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि विषम कारकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, अगर एन के कारक सपोज कोई भी हमारी संख्या है, उसके कारक क्या है, ए पी इंटू बी क्यू इंटू सी आर, आगे सो ऑन है। ठीक है, और ए इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो इसमें विषम कारकों की कुल संख्या का फॉर्मूला होता है क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1, और इसके आगे जो भी आपका नंबर आ जाएगा इंटू वो जो नंबर आएगा प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला आता है। सपोज दैट यहाँ पे सी आर है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे डी आ जाएगा, डी एस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप 63 के को अगर तोड़ेंगे तो आप कैसे निकाल सकते हैं इनको, ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर इंटू का 3 का स्क्वायर इंटू का 5 का स्क्वायर इंटू का 7 की पावर 1। ठीक है, तो अगर आप इसको तोड़ेंगे फिर हो जाएगा 2 + 1 इंटू का 2 + 1 इंटू का 1 + 1। ठीक है, ऐसे करके फिर 3 3 6 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो 3 3 9 और दूना 18। ठीक है, तो इसका 18 राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन जो मैथ के पूछे जाते हैं उसी में आप ये सॉल्व कर सकते हैं। 18 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में आपका इस प्रकार से इसे सॉल्व करके दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 11,700 रुपये को ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से इसे 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया, तो किसको सबसे अधिक भाग अतिरिक्त प्राप्त हुआ है। ठीक है, ए को प्राप्त हुआ है, बी को प्राप्त हुआ है, सी को प्राप्त हुआ है, डी को प्राप्त या सी को भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब क्या है, आपको बांटना इस अनुपात में था, आपने बांट दिया इस अनुपात में। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज डेट क्या है, आपने कौन से अनुपात में बांट दिया, 2 3 और 4 के अनुपात में बांट दिया, कितने को, 11,700 को। ठीक है, 11,700 को। ठीक है, और बांटना कितने में था आपको, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना था। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 4×3 = 12। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके 12। तो इसके हिसाब से आप इसको एक नंबर में चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा 6:4:3। ठीक है, तो 12/2 कितना होता है, 6 होता है, 12/3 होता है 4, और 12/4 होता है 3। ठीक है, 643 में। ठीक है, अब क्या है कि किसको सबसे अतिरिक्त भाग प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है, इन तीनों को आप जोड़ेंगे, 4 3 7 2 कितना होता है, 9 होता है, 11,700/9 हो जाएगा। और यहाँ अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 6 4 10 और 3 13। ठीक है, 11,700/13। ठीक है, अब आपको क्या होता है, किसको अलग अलग भाग प्राप्त होगा। अगर आप ए का भाग निकालेंगे तो इंटू 2 करेंगे, अगर आप बी का भाग निकालेंगे तो इंटू 3 करेंगे यहाँ पे, अगर आप सी का भाग निकालेंगे तो इंटू 4 करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी क्या है, आप पहले ए का भाग निकालेंगे इंटू 6 से, फिर आप बी का भाग निकालेंगे इंटू 4 से, फिर सी का भाग निकालेंगे इंटू 3 से। ठीक है, तो अगर आप इसमें जो मैं आपको इसका सीधे आंसर ही बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी सी का। ठीक है, अगर आप सी का भाग निकालेंगे तो हो जाएगा 11,700/9 × 4। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 11,700/13 × 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5200 माइनस 2700। ठीक है, तो सी का भाग सबसे ज़्यादा निकलेगा 2500। ठीक है, तो इसमें सबका भाग हमको अलग अलग निकाल के इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये क्वेश्चन है, बाकी इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आती है, जिन लोगों ने मैथ्स करी होगी अच्छे से तो वो इसकी शॉर्ट ट्रिक से भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन देखिए, आप इस प्रकार से इसको कर सकते थे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 1.93 इंटू 19.3 माइनस 2.07 इंटू 20.7 अपॉन 19.3 माइनस 20.7 इक्वल टू क्या निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, इसको आप लोग सिंपली क्या कर लीजिए, मतलब तोड़ लीजिए। ठीक है, जैसे आप 1.93 को तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 193
इंटू का 193 अपोजिट में अपॉन में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। ऐसे यहाँ पे माइनस हो जाएगा 207, इसको भी आप 207 कर लीजिए, ठीक है। मतलब देख दशमलव के बाद यहाँ पे 2 चिन्ह है, यहाँ पे 1 चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने 3 चिन्ह हो जाएंगे, मतलब 3 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में आप क्या करेंगे 19.3 अपॉन अपॉन 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20.7 अपॉन 10 भी होगा, तो सीधे आप इसको लिख लीजिए 193 माइनस 207, ठीक है। सिंपली 193 माइनस 207 बटा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर लीजिए, अगर आप इस एक जीरो से इसका एक जीरो मैं आपको सिंपली अलग अलग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप 1000 को बाहर ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 193 इंटू का 193 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 207 इंटू का 207, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा 193 माइनस 207, 193 माइनस 207, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा बट्टा 1/10, ठीक है। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका एक फॉर्मूला निकल रहा है, ठीक है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला सुना होगा, पढ़ा होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। तो यही आपका फॉर्मूला निकल रहा है, देखिए 193 इंटू 193 तो हो जाएगा 193 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 207 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ए माइनस बी यानी कि 193 माइनस 207। अगर आप इसको सॉल्व करके फिर अगर आप इसको निकालते हैं तो हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है ए प्लस बी कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा 193 प्लस बी क्या हो जाएगा 207, ठीक है। तो 193 और 207 आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 400 बट्टा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वहाँ से आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। आप देख सकते हैं 193 और इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा आपका 4, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि x की वैल्यू आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा आपको संशोधन करना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा, ये 1/7 नहीं होगा, ये 8/7 होगा, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू में 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो अगर आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका सिंपली दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा 45/8 आएगा, ठीक है। तो 8×5 40, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इसका सॉल्यूशन ही दिखा देता हूँ सीधे, ठीक है। वहाँ से आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इनको पहले तोड़ लेना है, फिर वहाँ से इसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये करना है। देखिए अगर आप उसको तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6/5 माइनस 7/2 भागा 7/4 भागा x प्लस 25/8 भागा 8/60, ठीक है। फिर अगर आप ये भागा वाला पोर्सन इसको आप अपोजिट में इसके लाएंगे तो ये हो जाएगा 4×7 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ये 8/7 जो है ये 7/8 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45/8 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 5 सहित 5/8, ठीक है। तो ईजिली है, आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। और संशोधन आप इसमें कर सकते हैं, इसको आप कर लीजिएगा 8/7 1, ठीक है। इसको आप 5×5 ये हो जाएगा 6/5 माइनस 3×6 7/2 भागा में हो जाएगा 4×3 7/4 भागा हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस 8×3 24 25/8 भागा 8/60, ठीक है। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो 6/5 माइनस 7/2, ठीक है। और ये भागा जो है ये अपोजिट में उल्टा हो जाएगा 4/7, ठीक है। ऐसे ही ये जो भागा है इसको भी आप अपोजिट में उल्टा कर सकते हैं या इसको यहाँ से नीचे ला सकते हैं, ठीक है। इसको आप नीचे ले आइए फिलहाल 6x प्लस 25/8, ठीक है। ये हो जाएगा इंटू में 7/8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप इसको टोटली कर सकते हैं। सॉल्यूशन ये यहाँ पे किया हुआ भी है, तो इसके आगे बस कैलकुलेशन ही करनी है आपको, डिवाइड करके कैलकुलेशन करके ये आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए अक्षरों या समूह में आपको इसका क्या करना है, मिरर इमेज निकालनी है। मतलब मेनली वही क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे दिए गए शब्दों के अक्षर या संख्याओं का एक समूह दिया गया है। जब दर्पण ऊर्ध्वाधर अवस्था में है तब वह संख्या या अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब में दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में, ठीक है।
दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, बाएं का दायां और दाएं का बायां ये हो जाता है। और जो जल प्रतिबिंब होता है उसमें क्या होता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे बाएं का दायां दाएं का बायां हो जाता है, यहाँ पे जल प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक तो क्या है, यहाँ पे बाएं का दायां हो जाएगा और अंतिम वाला जो है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, आर है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, लेकिन आर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट आर कौन सा होगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी सिंपली आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आर सबसे पहले आएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ऐसे आर बन जाएगा, ठीक है। ये जो दाएं साइड है वो बाएं साइड चले जाएगा। ऐसे ई की जो ये मात्राएं, देखिए यहाँ पे दाएं साइड है तो यहाँ पे बाएं साइड आ गई। पी जो है ऐसे दाएं साइड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उल्टा पी आ जाएगा और बाएं साइड आ जाएगा। ऐसे ए तो ए ही रहेगा। ई की जो इधर साइड को खुला हुआ है, ये ई क्या हो जाएगा, ऐसे अपोजिट हो जाएगा। एच एच ही रहेगा। और सी जो दोस्तों इधर साइड को मुड़ा हुआ था वो इधर साइड को हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसका वाटर इमेज करेंगे तो ये ऊपर का नीचे हो जाता है सिंपली, ठीक है। उस प्रकार से बाकी इसके सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं होता है वाटर इमेज में, ठीक है। लेकिन मिरर इमेज में या दर्पण प्रतिबिंब में इसके सीरीज में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी वही है, यहाँ पे भी आपके दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, तो यहाँ पे भी वही है, बाएं का दायां आपको कर लेना है और उल्टे से आपका ये शुरू होगा, ठीक है। जैसे एल, एल में इधर साइड को है तो यहाँ पे जो एल बनेगा उसमें इधर साइड को आएगा, ठीक है। ए तो आपका सेम ही है, ए आपका सेम ही बनेगा, ठीक है। आई आपका सेम ही बनेगा। जो एन है, एन भी क्या होगा आपका दोस्तों, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एन में ये जो दायां है ये बायां हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एन बनेगा इस टाइप का, ठीक है। फिर ओ का तो वही रहेगा, जो एल है एल भी इधर को हो जाएगा, सी का ओ भी इधर को हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, आपको ये क्वेश्चन करने तो हैं सर, सिंपल भी लग रहे होंगे आपको, लेकिन आपको अपनी टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर इनको करना है, ठीक है। 2 घंटे से ज़्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए इस टेस्ट को करने में, तो अपने टाइम को आप मैनेज कीजिए। और रीजनिंग ईजी इसीलिए, इसी प्रकार के एग्जाम में रीजनिंग को हमने इसीलिए ईजी रखा हुआ है। आप पिछली बार का लोअर पीसीएस का एग्जाम पेपर देखेंगे या एफआरओ का एग्जाम पेपर उठा के देखेंगे, वो आपको रीजनिंग का यही लेवल मिलेगा। बस 1-2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। मैथ्स के हमने भी देखिए 144 से 3 से 4 क्वेश्चन रखे हुए हैं, आगे आने वाले टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन और बढ़ा देंगे। तो इसी प्रकार से आपका लेवल रहेगा, यही आपका सिलेबस दिया गया है, तो आप इसी के हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगर कोई भी गलती रही होगी तो आप बता सकते हैं। बाकी आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, सॉल्यूशन में सभी प्रश्नों को डिटेल से बताया गया है। धन्यवाद।